अरे पिछले मैच में वो उसके सामने मार खाने वाले लोग थे यार। बच्चे लोग को कोई भी मारता, किसको मारा था उसने? तो चेन्नई के पास गेंदबाज कोई एक अच्छा गेंदबाज बता दो, ईमानदारी से बता दो, एक भी नहीं है। चेन्नई के पास एक भी अच्छा बॉलर नहीं है। हाँ, पतिरन है। नहीं है। दीपक चहर नहीं है। एक मिनट। दीपक चहर ने 2 ओवर फेंका बॉल, उसके बाद 2 ओवर वो नहीं फेंकने आया कि उसके टांग वांग का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तभी तो ठाकुर और उसको मार खाने भेजा। अरे अच्छा है बट बॉल कहाँ किया? जब 2 ओवर किया, 11 रन दिया 2 ओवर में, देखा था आपने? 2 ओवर में 11 रन दिया था, नहीं मार खाया वो। तो बॉलर ही नहीं है उनके पास। तीक्ष्णा टीम में नहीं है, नहीं खिलाते उसको, वो भी इंजर्ड है। बताओ आप। और कौन है? कोई है ही नहीं उन। क्यों हारेगी यार राजस्थान? राजस्थान जीतेगी। राजस्थान जीतेगी, देख लेना, बहुत मारे बहुत। अरे वो छोटू अपना क्या नाम है, वो जो लेफ्टी है, 100 मारा है पिछले मैच, 100। जायसवाल ने 100 रन मारे हैं पिछले मैच में, समझे ना? चांटे ही चांटे मारेगा, चांटे। और वो आपका बटलर, जॉस बटलर, जॉस द बॉस। उसके बाद रियान पराग। उसके बाद संजू सैमसन। उसके बाद और कौन है? ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, युजवी। जीतेगी आज। जीतेगी पाकिस्तान, पिंकी पिंक। तुमको अभी क्रिकेट की समझ नहीं है। आज राजस्थान जीतेगी। एसएम जीत गई। एसआरएच जीतेगी। एसआरएच का मैच ही नहीं है 2 तारीख को। हाँ, एसआरएच तो हमेशा। बच्चू, एसआरएच सनराइजर हैदराबाद है ना, उससे हर बंदा खौफ खा रहा है कि ये फाइनल में हमारे सामने ये नहीं खेलने चाहिए। इतना मारते हैं, कितना तोड़ते हैं यार वो। आरसीबी ने कब हराया? अरे तो उनसे चेज नहीं होता है, पहले खेल के वो बहुत बड़े डेंजरस मूड में खेलता है। अगर वो चेज करते तो चेज में उनमें इतना हिसाब किताब। चेज में यार अच्छा अच्छा घबरा जाता है। राजस्थान नहीं घबराता, पर 226 यूं निकाला यूं। पंजाब को देखो, प्रीति प्रीति खड़ी थी पीछे आराम से, चिंता ही मत करो। वो जॉनी जॉनी हो गया, उसके बाद आपका वो हो गया शशांक। शशांक क्या मारता है! जॉनी से अच्छा मारता है शशांक। नहीं वो ठीक है, उसने ठीक है, उसने मारा, सब ठीक है। यार वो नाम भी तो बड़ा है, वो विश्व में खेला है। शशांक बेचारा कहाँ कितना खेला। फिर तो फर्क तो होता है ना। और उसके बाद जो बंदा पावर प्ले खेल के मार के आया है, ये तो डायरेक्ट बाहर आके मारा है। तो ठीक है। तो आज राजस्थान जीतेगी। जीतेगी मतलब जीतेगी, बात खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं। पक्का 100% जीत चुकी है राजस्थान, जीत चुकी है। जीत चुकी है, भविष्य लिखा जा चुका है उनका। और वो किस टीम में है यार, जो वो एक आजकल तेज फेंक रहा है ना, वो ऐसे हाइट पे फेंकता है, बाउंसर। वो इन्हीं के पास है क्या? मयंक, मयंक करके क्या नाम है उसका? नहीं नहीं, मारखंडे नहीं, यादव है शायद। तेज फेंकता है जो, बहुत तेज। कौन सी टीम के पास है? तो लखनऊ का मैच किसके साथ है? नहीं, पर वो भी बीमार है मेरे ख्याल, वो नहीं खेल रहा। वो नहीं खेल रहा, वो नहीं खेलना चाहिए आज। नहीं, वो नहीं खेलना चाहिए। वो रिस्की है। क्योंकि क्या है कि वो इतना अच्छा प्लेयर है, उसको मार पड़ेगी तो अच्छी बात नहीं होगी। तो वो नहीं खेलना चाहिए। अरे चल, आज जीतेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जी। अमन कुमार जी, जय श्री कृष्ण। 2 मिनट और हैं, 10-15 पे स्टार्ट कर देंगे अपन। राजस्थान के सामने फाइनल में चेन्नई खेलनी चाहिए। हाँ, एसआरएच खेलनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट बैटिंग राजस्थान की। नहीं, फिर नहीं जीतेगी।
राजस्थान उनको पीट के आई है भाई साहब, सिर्फ एक मैच हारी है और राशिद की वजह से गुजरात से, बाकी सारे जीती है, आप छू नहीं सकते हो। इस बार टेबल टॉपर है वो। कल का मैच बड़ा सही। आप उसकी कमेंट्री अगर देखते ना, सर किसी भी टीम में कितनी भी कोशिश की ना जीतने की, फाइनल तो चेन्नई जीतने वाली है राम को। चेन्नई जीतती है तो कोई दिक्कत नहीं होता यार, चेन्नई जीते तो सब पूरा देश खुश रहता है। उसके बाद फिर अपनी टीम की बारी आती है, तो अपने राजस्थान जीते तो ठीक, चेन्नई जीते तो ठीक। बॉम्बे के क्या हाल है अब मुझे कहना नहीं चाहिए। चलो। अरे पंड्या पंड्या तो बेचारा, चोट हो गई उसके साथ। चलो, हम लोगों ने स्टार्ट कर देते हैं जी। चलो स्टार्ट करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा वंस अगेन। हम लोगों ने मैक्रो में एक यूनिट स्टार्ट, एक चैप्टर स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में एक यूनिट हमने खत्म कर दी है। उस यूनिट के क्वेश्चन कितने लोग ने किए? आप लोग ने ट्राई किए, बन गए? आसान लग रहा है? सारे बन गए? ऑलमोस्ट बन गए? जो नहीं बने उन्हें याद करो। यस। और मेरे ख्याल से तो अगर डिस्कशन ध्यान से सुना है तो एक भी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन देखे थे तो डिस्कशन पर आधारित ही थे सारे, तो क्वेश्चन पीछे के सारे कंप्लीट होने चाहिए आपके। इधर बॉयज लड़के लोग आपने बस किया पीछे, जिनमें तुमने ट्राई नहीं किया, करो यार, ट्राई करो यार। आपने भी नहीं किया ना? आपने किया? बन गए? नहीं किया? थोड़े थोड़े नहीं बने। ओके, चलो। अब हम एक और यूनिट ले रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अपने आप में 5 टुकड़ों में ये चैप्टर है, तो अब एक टुकड़ा हमारा खत्म हो चुका है जो टैरिफ और नॉन टैरिफ मेजर्स वाला था। अब सेकंड हम टुकड़ा उठा रहे हैं कि इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। ये लिख लो आप, चैप्टर यूनिट यूनिट नंबर 5 है, यानी कि 5 टुकड़ों में डिवाइड है चैप्टर। तो ये मान के चलो 15 मार्क्स का चैप्टर है ये, 3-3 क्वेश्चन हर यूनिट से पकड़ लो आप। तो पिछले वाले से 3 क्वेश्चन बनेंगे, आपको अच्छे से उसको खत्म कर देना। जिन्होंने क्वेश्चंस ट्राई नहीं किए हैं, क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे तो मामला आगे बढ़ेगा नहीं। ऑनलाइन वाले जनता, आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया क्वेश्चंस? आंसर करो फटाफट। यूनिट 5 है इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, पेज नंबर 9.70 फ्रॉम स्टडी मटेरियल। ये भी लिख लेना ऊपर ही, ताकि रेफरेंस लेने उधर भागना हो तो आप भाग सकते हो। यस। इस यूनिट के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे यार? इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे, न्यूज चैनल में एक शब्द बहुत घूमता है, बहुत सुनने में आता है, उसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। वो क्या होता है? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर हम लोग का मेन एम्फेसिस किस पे होगा? एफडीआई पर होगा। लेकिन क्या एफडीआई पर ही सारे क्वेश्चंस बनेंगे? नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पहले बताई हैं, फिर एफडीआई के ऊपर इन्होंने डिटेल करी है। तो जो बहुत सारी चीजें बताई हैं वो क्या बताई हैं? इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट मतलब विदेश से भारत में पैसा आने के क्या क्या सोर्स, किस किस तरीके से पैसा भारत में आता है। मोटे मोटे तौर पे बात करें तो दया करता है विदेश हमारे ऊपर, दया भावना। दया भावना मतलब जैसे हम अपने लोगों को ग्रांट या सब्सिडी देते हैं ना, ऐसे ही कोई कंट्री हमें ग्रांट्स देता है। और ग्रांट, ये या तो वो ग्रांट देगा या फिर क्या करेगा? लोन देगा। लोन देगा तो ब्याज लेगा, ग्रांट देगा तो फ्री में सेवा, निशुल्क सेवा। जैसे पाकिस्तान को चाइना बहुत सारी ग्रांट देता है, वो बात और है कि वो दूसरे रास्ते से उसको सब वसूल करता है। यानी कि दूसरे रास्ते से वो क्या करता है कि उनकी जमीन सस्ते में खरीदेगा, जो भी करेगा, मतलब एक एहसान कर दिया तो एहसान के बदले वो जमीन खरीद रहा है। लेकिन वो एहसान, एहसान फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको बात समझ में आ रही है? मतलब वो दूसरा तरीका अपनाता है कि मैं इसका फायदा कैसे उठा लूं, लेकिन एहसान तो एहसान की जगह है। तो बेसिकली 2 तरीके होते हैं, या तो बोरोइंग्स या फिर ग्रांट्स।
तो एक ये टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल के टाइप्स आपको जो मॉड्यूल में देके रखे हैं वो 4 तरीके दिए हैं कि फॉरेन से कैपिटल आने का, फॉरेन से पैसा आने का कौन कौन सा तरीका है। तो सबसे पहला तरीका है फॉरेन एड। एड मतलब होता है मदद, असिस्टेंस या ग्रांट्स, सरकार की साइड से फॉरेन एड। सेकंड तरीका बताया बोरोइंग्स, मैं लिखने को दूंगा, इसको ध्यान से सुन लो आप। सेकंड तरीका बताया बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब कर्ज। अब कर्ज किससे लेना है? या तो सरकार से कर्ज ले लो, दूसरी सरकार से, या आईएमएफ से ले लो, वर्ल्ड बैंक से ले लो, या इंटरनेशनल बैंक से ले लो, किसी दूसरे बैंक। जैसे सरकार से लोन लेना और इंटरनेशनल बैंक, बैंक मतलब बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ अमेरिका, उससे आपने कर्ज लिया, आप व्यापारी हो तो वो अलग हो गया। तीसरा है आपको डिपॉजिट्स फ्रॉम एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन से डिपॉजिट्स, ये क्या हो गया? ये तो एक लाइन में खत्म होगा, इसको सबसे पहले खत्म करते हैं। जैसे जो नॉन रेसिडेंट इंडियन समझते हो, पहले ये बताओ क्या कौन होते हैं एनआरआई? तो भारत के बाहर भारतीय लोग रहते हैं, उन्हें नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं। जो भारत के रेसिडेंट नहीं है, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप की कहानी अलग अलग है। सिटीजनशिप मतलब जो इधर पैदा हुआ और 47 से उसके माँ बाप सब इधर हैं, भारतीय मूल का बंदा है। तो जैसे मान लो कि चिन्मय यहाँ सीए फाउंडेशन कर रहा है, फिर इंटर कर रहा है, फिर सीए फाइनल हो जाएगा, फाइनल होने के बाद ये विदेश में, अच्छा ये सीए फाइनल तक इधर ही रहता है, तो इन जनरल ये कहाँ रहता है? ये भारत में रहता है, तो भारत का रेसिडेंट है, निवासी है। अब मान लो ये विदेश चले जाता है व्यापार करने, वहां पर बिजनेस कर रहा है या वहां पर जॉब कर रहा है, तो अब ये निवासी कहाँ का हो गया? अमेरिका का, लेकिन नागरिक तो भारत का है, सिटीजन तो इंडिया का है। ठीक है, तो इंडियन ओरिजिन का बंदा है, लेकिन आमतौर पर कहां रहा करता है? अभी ये विदेश में रहा करता है। तो इसे क्या कहेंगे? नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी कि जो ऐसा इंडियन जो भारत में नहीं विदेश में निवास करता है, तो उसे एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं। अब ये वहां पर पैसा कमा रहा है, बहुत सारा पैसा कमा रहा है, मान लो अमेरिका में है ये। अमेरिका क्या है? डेवलप्ड कंट्री, और अपन डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है कि अच्छा अब ये पैसा, ये मान लो कि 2 लाख रुपए महीना कमाता है, अपन इंडियन रुपए में बात करते हैं, ये कितना कमाता है? 2 लाख रुपए महीना कमाता है। दो नहीं यार, 4 लाख रुपए महीना कमाता है। कितना कमाता है? 4 लाख रुपए महीना, मतलब 48 से 50 लाख रुपए साल का इसका सैलरी है। अब 4 लाख रुपए महीना में से ये 1.5 लाख रुपए महीना खर्च कर देता है, वहां पे रहना, कार, रोटी पानी, ये वो, 1.5 से 2 लाख आधा पैसा खर्च कर देता है, 2 लाख ये बचा लेता है। अब ये 2 लाख रुपए बैंक में डाल रहा है, उधर यूएस के बैंक में। यूएस क्या है? डेवलप्ड कंट्री है, तो यूएस के बैंक में पैसा डाल रहा है, तो यूएस इसको इंटरेस्ट दे रहा है 4% पर एनम। यूएस इसको इसके जमा पर ब्याज कितना दे रहा है? 4% पर एनम। और इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि अरे यार तुम भारतीय हो, नॉन रेसिडेंट इंडियन हो, तो उस बैंक में क्यों जमा करा रहे हो? आप इंडियन बैंक में जमा कराओ। इंडियन बैंक में हमने तुम्हारे लिए एक एनआरई, एक अलग स्कीम बना रखी है, नॉन रेसिडेंट। ई से क्या होता है? मैंने लिखा था एक्सटर्नल बैंक अकाउंट। तो एक नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल बैंक अकाउंट, आप हमारे बैंक में एनआरई अकाउंट खोलो। तो एनआरआई ने बोला इससे मुझे क्या फायदा? अरे फायदा क्या, तेरे को 7% इंटरेस्ट मिलेगा। पैसे 2 लाख रुपए तूने खर्च तो करना है ही नहीं, पैसे रखने हैं जमा, और जमा पे तेरे को 4% मिल रहा है तो मजा आ रहा है, कि 7% मिल रहा है तो मजा आ रहा है? आपने क्या बोला? 7% मिल रहा है तो मजा आ रहा है, तो जमा करना। तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज की, इन्फ्लेशन वगैरह सब होता है। डेवलप्ड कंट्रीज की इंटरेस्ट रेट जो होती है कम होती है, लोन की भी रेट कम होती है। जैसे अपने यहाँ पे 18% पे लोन मिलेगा ना, वहां पे 10% में मिल जाएगा अमेरिका में। क्यों? क्योंकि उनको इन चीजों से पैसे कमाना नहीं है, उनको दूसरे, उनके पास इन्वेस्टमेंट इतना पैसा पहले से है, यानी कोई स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, तो वो ब्याज के ऊपर जिंदा नहीं रहते हैं, अपन लोग रहते हैं। तो जहां यहां 18% है, वहां पे 15% में काम हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही है? ठीक है, तो अब ये जो एनआरआई क्या करेंगे, ये इनके अंदर देश प्रेम जागेगा या लालच? दोनों। देश की मदद भी होगी, अरे देश की मदद भी होगी और ब्याज भी ज्यादा मिल रहा है,
तो ब्याज भी ज्यादा मिल रहा है, तो 2 लाख रुपए हर महीने उसमें डालेगा। और खर्चे के लिए तो इसको 4 लाख मिल रहे हैं, तो 2 लाख रुपए हर महीने का खर्चा, इससे ज्यादा क्या ही खर्चा। तो वो पैसा उधर ही पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, यानी कि इंडिया उस पैसे को यूज करेगी। तो एक तरह से इंडिया के अंदर कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है इंटरनेशनल साइड से। बात पकड़ में आ रही थी? यस भाई, बैंक बैंक का यही तो काम होता है। बैंक लोग बड़े शाणे होते हैं। बैंक जो आपसे भारत में, ये इंटरनेशनल से संबंधित नहीं है, बट एक उदाहरण बता रहा हूं। मान लो कि एसबीआई अभी इधर पूना के अंदर एसबीआई की जो ब्रांचेस हैं, 1 लाख कस्टमर तो होंगे एसबीआई के। 1 लाख खाता धारक तो बड़े आराम से होंगे, और पूना बहुत बड़ा है। उन्होंने बोला कि यार हम 5 लाख रुपए, आप 10 लाख रुपए जमा करो और 8 साल बाद हम आपको डबल करके देंगे। 10 लाख रुपए जमा करो, 8 साल बाद आपको डबल करके देंगे, 8 साल बाद डबल करके देंगे। ये सिर्फ उदाहरण है, ये काल्पनिक है, तो इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। फिगर्स कुछ भी हो सकती है, परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, एक उदाहरण ले रहे हैं। आप 10 लाख दो, आपको 8 साल में डबल करके देंगे, यानी कि 10 लाख का ब्याज और 10 लाख 20 लाख आपको देंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि मोटा मोटा इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है आपको? अरे ये तो अच्छा मैथ का क्वेश्चन हो गया, बताओ। एसबीआई कह रहा है कि 10 लाख रुपए आज हमें दे, आज हम आप हमें दो, 8 साल बाद एफडी करवाते हैं, एफडी 8 साल बाद आपको पैसे डबल करके देंगे। यानी कि डबल, यानी कि 10 लाख का ब्याज आपको देंगे आपकी रकम के साथ। तो 10 लाख डिवाइड बाय 8 कर दो, तो 8 साल में ब्याज कितना मिल रहा है? 1.25 लाख रुपए में साल। तो 1.25 लाख रुपए 10 लाख के रुपए पे ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब 12.5%। एक मोटा मोटा एक अंदाजा बता रहे हैं। अगर एसबीआई ने बोला 12.5%, तो अच्छा, अब एसबीआई ने क्या बोल दिया आपको कि भाई आप हमें, हमारे पास एफडी कराओ 8 साल के लिए, हम आपको 12.5% इंटरेस्ट देंगे। हालांकि 7-8% चल रहा है, ज्यादा चल नहीं रहा है, बट उदाहरण ले रहे हैं। कितने लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे? 1 लाख में से कितने लोग? 1% तो करेगा। 1% गरीब लोग होते हैं यार। 1% यानी कि 1,000 लोगों ने भी किया, तो 10 लाख इंटू 1,000 कितना होता है? 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। बैंक के पास कितना इकट्ठा हो गया? 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। 100 हो गया कि 10 हुआ? 100 करोड़, बिल्कुल ठीक है। 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। अब बैंक क्या करेगा? 8 साल के लिए इसे कहीं इन्वेस्ट करेगा जहां पर उसे 15% मिल रहा है, तो 2.5 मार्जिन तो भी बनाएगा। अब 2.5% हर साल वो इस 100 करोड़ के ऊपर कमा रहा है। तो 100 करोड़ का, 100 रुपए का 2.5%, 2.5 रुपए होता है, तो 100 करोड़ का 2.5 करोड़ हो गया। 2.5 करोड़ रुपए वो एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है आपके पैसे से, बस उससे कुछ नहीं करना, उससे आपसे लेकर इधर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो बैंक का यही काम होता है कि आप लोग से जमाएं स्वीकार करते हैं, यानी कि आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, और उससे एक्स्ट्रा अर्न करके आपका हिस्सा आपको देते हैं, बाकी खुद अपने एम्प्लॉयज और ये लोग मजे करते हैं। मजे करते हैं मतलब सैलरी बांटते हैं। तो ठीक वैसे ही अगर हम विदेश से पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं एनआरई अकाउंट के अंदर, नॉन रेसिडेंट इंडियन से, तो कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है भारत में। तो यही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट का मतलब क्या है? कि कैपिटल का भारत के अंदर मूवमेंट, भारत से बाहर जा रहा है तो भी कैपिटल मूवमेंट है, इंटरनेशनल है। लेकिन क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, हम इंडियन इकोनॉमिक्स के आधार पर सोच के चल रहे हैं, तो भारत के अंदर अगर कैपिटल का मूवमेंट होता है एनआरआई के थ्रू होता है, एनआरई अकाउंट से होता है, तो ये भी एक मोड ऑफ फाइनेंस हो गया हमारे देश के लिए। यस, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, कहां गया एनआरआई। तो इसमें मैं लिख देता हूं थ्रू एनआरई अकाउंट, थ्रू एनआरई अकाउंट। चलो, तो ये एक तरीका हो गया आपका डिपॉजिट फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियन। नंबर 4 इज इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। चौथा, देखो हम क्या बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, विदेश से पैसा भारत में आ रहा है, उसके क्या क्या तरीके हैं।
पहला एड, सर दूसरे देश ने हमारे देश की मदद की, हम कटोरा लेकर बैठे हैं तो उसने कुछ डाल दिया, दिस इज एड। वो कटोरा लेके बैठे थे, हमने कभी डाला होगा तो अब वो भी हमारी मदद कर रहा है। यस, जैसे 2001 में अर्थक्वेक आया था भारत में, तो बहुत सारे देशों ने हमारी मदद करी थी, तो बहुत सारे लोगों के सामने हम लेकर बैठे थे, वो डाल के चले गए। कभी किसी देश में कोई विपत्ति आती है तो हम उसके कटोरे में कुछ डाल देते, दिस इज एड। एड मतलब मदद, जिसमें इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता। सेकंड इज बोरोइंग्स, कर्ज, इससे तो आप वाकिफ हैं। नंबर 3 इज एनआरआई से डिपॉजिट्स फ्रॉम एनआरआई, यानी कि उनसे खाता खुलवा लिया अपन ने, ब्याज का लालच देके, शपथ दिला दी उन्हें, है शपथ, है शपथ, अग्निपथ। और चौथा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करते हैं। भारत के बाहर के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भारतीय कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं, भारतीय कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट दो तरह का हो सकता है, या तो वो धंधा करना चाहते हैं या सट्टा खेलना चाहते हैं। चीजें भारी हो रही हैं कि आसान चल रही है, इजी जा रही है? देखो नहीं समझ आ रहा ना कुछ, देखो भी नहीं समझ आ रहा ना कुछ, देखो भी नहीं समझ आ रहा कुछ, बहुत बढ़िया। इधर दोनों पीछे, कोई टफ टेक्निकल चीज चल रही है, नॉर्मल बात कर रहे हैं अपन, आसान है। इसे लोड लेके समझोगे तो समझ नहीं आएगा। मेरे ख्याल से लोड वाली कोई बात नहीं कर रहे अपन। वो एग्जाम्पल भारी पड़ गया क्या बैंक वाला? तुम्हारे चेहरे ऐसे खराब हो गए एकदम, क्यों? माय गॉड। चलो एक इधर इधर इधर, देखो विदेश में एक मिस्टर डोनाल्ड, मिस्टर डोनाल्ड, डोनाल्ड के पास क्या है? बहुत सारा पैसा है। कितना सारा पैसा है? बहुत सारा पैसा है। अमीर आदमी है, अमीर आदमी है, अमीर आदमी। इंडिया में आता है, कंपनीज देखता है और कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। एक कंपनी ए लिमिटेड, उसके अंदर भी इसने इन्वेस्टमेंट किया। एक कंपनी बी लिमिटेड, उसके अंदर भी इसने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है। अब डोनाल्ड भारत में आया तो क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है? कि यार कमाई अच्छी होगी, इन्वेस्टमेंट करो। डेवलपिंग कंट्री है तो इंटरेस्ट वगैरह ज्यादा मिलता ही है, तो इन्वेस्टमेंट करो और उसके बदले में हमें रिटर्न मिलेगा, तो हमको मजा आएगा। तो मजे लेने के लिए आया है यार। अब ध्यान से सुनना, अब अगला मजे लेने आया है तो उसको मजे लेने दो। आप अपना देखो, अगर वो भारत में आता है और किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि कैपिटल मूवमेंट हुआ है भारत के अंदर इंटरनेशनली। मैकडॉनल्ड ने पैसा यहां पे इन्वेस्ट किया तो भारत में कैपिटल आई। ठीक है। अब ए लिमिटेड का बिजनेस जो था, ए लिमिटेड का बिजनेस उसको आ गया पसंद, तो इसने क्या सोचा, यार ये धंधा तो मैं भी करूंगा। उसने क्या सोचा कि ये धंधा तो मैं भी करूंगा, और भारत में इतना अच्छा प्रॉफिट है, मैं थोड़ी सी रिटर्न के पीछे क्यों बैठूं? मान लो 8% रिटर्न या 10%, इसने इन्वेस्टमेंट किया तो इसको 10% रिटर्न मिल रहा है, जितना इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन 60-70% का फायदा है इसमें, तो मैं 10 रुपए के पीछे क्यों बैठूं? मैं पूरे 70 रुपए क्यों ना कमाऊं? यानी कि इसके दिमाग में अब इन्वेस्टमेंट के साथ में धंधा आ चुका है, बिजनेस आ चुका है। यस, इसने क्या किया, इस ए लिमिटेड के 60% शेयर्स खरीद लिए। 60% शेयर्स खरीदने से ये इसकी सब्सिडरी हो गई, कंट्रोल आ गया। कंपनी लॉ में हमने पढ़ा है कि 50% से ज्यादा अगर कोई हमारे शेयर्स होल्ड कर लेता है तो वो हमें कंट्रोल करता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग सारी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से होती है, बाय वे ऑफ मेजॉरिटी है। हमने चर्चा की थी कभी, कुछ याद है? अच्छा, तो अब ये बिजनेस का मालिक कौन बन गया? मिस्टर डोनाल्ड।
अब ये यहां पर इसने जमीन भी खरीद ली कंपनी के थ्रू, भाई इसने पैसा दिया, 60% पैसा दिया तभी तो शेयर्स खरीद पाया। इन्होंने जमीन खरीदी और एक नया आउटलेट और खोला और नाम क्या दे दिया, मैकडॉनल्ड्स। नाम क्या दे दिया, मैकडॉनल्ड्स, के बर्गर खाओ। भारत में भाई ये क्या होता है, मैकडॉनल्ड में जो बर्गर क्या होता है यार, अंग्रेजी वड़ा पाव है तो भाई वो लोग थोड़ा सा सब्जियां ये वो दुनियादारी तमाम तरह की चीजें, तो ये इसने इधर ये सब कर दिया, इसने धंधा चालू कर दिया। अब ये से धंधा चालू कर दिया। अच्छा जनरली क्या होता है, अगर मान लो कि आप भूषण आपके पापा ने आपको 10,000 रुपए दिए, आपने स्टॉक मार्केट का पूरा कैलकुलेशन सीखा, आप वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे, तो आप धंधा करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो कि शेयर्स की प्राइस बढ़ते ही बेचोगे और वहां से पैसा अर्न करके निकल जाओगे, पैसा अर्न करके निकल जाओगे। आया तो डोनाल्ड भी यही कर रहे था कि 6%, 8%, 10% मेरे को इनकम होगी, और जैसे ये इनकम तो इनकम की जगह होगी, और जैसे ही शेयर्स के भाव बढ़ेंगे मैं बेच के निकल जाऊंगा, दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा। ये सोचा था, लेकिन धंधा पसंद आ गया और बिजनेस डाल दिया, तो यहां पर बिजनेस चला रहा है क्या, अब ये पैसा निकाल के भागेगा या धंधा चलने देगा, ये धंधा चलने देगा, पैसा निकाल कर नहीं भागेगा, राइट। इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और कुछ नहीं होता। दिस इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि कोई विदेशी भारत में कैपिटल लगा रहा है, इसलिए नहीं कि सट्टा करे, इसलिए नहीं कि शेयर के दाम बढ़ते बेचे उसको मजा आ गया, इसलिए नहीं कि इंटरेस्ट की इनकम ले, इसलिए कि कंट्रोल करना चाहता है भारत में, इसलिए कि भारत में व्यापार करना चाहता है, इसलिए कि उस पैसे को वापस अभी नहीं निकालेगा, प्रॉफिट्स बना बना के निकालेगा, और प्रॉफिट्स कमाएगा तो भारत में री इन्वेस्ट करेगा। अभी एक दुकान है फिर 4 दुकानें डालेगा, यानी कि धंधा करने के लिए वो अगर इधर आता है तो उसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, समझ में आ रही बात। मिस्टर डोनाल्ड ने बी लिमिटेड में भी शेयर्स खरीदे, बी लिमिटेड के शेयर्स खरीदे उसने 3%, 3%, 4%, 5%, जितने भी खरीदे। शेयर्स का दाम 10 रुपए था, 14 रुपए हुआ, इसने बेचे, 4 रुपए कमा लिए। फिर सी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके शेयर्स खरीदे, उसका दाम बढ़ा, 1 लाख शेयर्स खरीदे, 1 लाख शेयर्स खरीदे, 100 रुपए का एक शेयर था, यानी कि 1 करोड़ रुपए लगाया, 105 रुपए दाम हुआ, बेचा, यानी कि 1 लाख इंटू 5 रुपए, 5 लाख रुपए कमाए उसने एक डील के, सुबह से शाम के अंदर 5 रुपए, या एक महीने में 5 रुपए अगर बढ़ गया तो 5 लाख रुपए कमा लिए उसने। अब वो दूसरी कंपनी में घुस रहा है, वो तीसरी कंपनी में घुस रहा है, फिर ऐसा मार्केट गिरा भारत का तो वो सारा अपना पैसा निकाल के वापस चला गया, यानी कि वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, वो एफडीआई नहीं है, उसे क्या कहेंगे, एफपीआई, उसे क्या कहेंगे, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई, उसे क्या कहेंगे, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है कि आप सिर्फ सट्टा खेलने आए हो, मतलब पोर्टफोलियो है। सट्टे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेक्यूलेशन, मालूम है, नहीं मालूम तो लिख लो, सट्टे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेक्यूलेशन। अगर आप सट्टा खेलने आओ, सट्टा मतलब भाव बढ़ेगा तो बेचेंगे, गिरेगा तो खरीदेंगे, फिर और खरीदेंगे और खरीदेंगे, फिर एकदम से बेच देंगे, तो ये क्या चल रहा है, सट्टा चल रहा है। तो अगर आप ये सारे काम करने आए हो तो इसे क्या बोलेंगे अपन, कि आप क्या करने आए हो जी, सीन समझ में आ रहा है। एक दूसरी बात, अगर आप सट्टे की नियत, अच्छा आप सट्टा करने आए तो जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म होगा, जब मर्जी पैसा निकाल के भाग जाओगे। क्या आप उस कंपनी पे कंट्रोल करना चाहते हो, उसके धंधे पे कंट्रोल करना चाहते हो, कोई दिमाग में ऐसी बात ही नहीं है, अपन को तो अपना पैसा कमा के भाग जाना है, कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है अपने क्या लेना। तो कंट्रोल जैसी कोई आपके दिमाग में बात है क्या, नहीं।
कंपनी को कंट्रोल करें, न मैनेजमेंट को कंट्रोल करें, मेरा व्यापार हो ना, ऐसा कुछ सोच नहीं है। आप रिलायंस के शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये सोच के करते हो कि रिलायंस मेरी हो, मैं धंधा करूं? नहीं, दाम बढ़ेंगे, बेचेंगे, भाग जाएंगे, यही सोचते हैं। तो अगर ये सोच विदेशी की होगी, हम सोचे तो चलता है, लेकिन विदेशी की होगी तो उसे क्या कहेंगे? एफपीआई कहेंगे। वो भारत में कैपिटल तो ला रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है इंडिया में, ठीक है। अब वो पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या डायरेक्ट बिजनेस में कर रहा है? तो अगर पोर्टफोलियो यानी कि शेयर सिक्योरिटी में कर रहा है, इस नियत से कि उसे लॉन्ग टर्म नहीं करना है, जब उसको मजा आ जाएगा वो बेच के निकल लेगा, और यहां पर धंधे के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है दोनों में फर्क क्या है? ये क्लैरिटी होनी चाहिए, दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से। यस, जैसे यहां पर मैंने ये देखो, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई एंड एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर जो होता है वो फिजिकल एसेट क्रिएट करता है, जैसे मैकडी ने अपने जमीन खरीदी और धंधा चालू किया, फिजिकल एसेट। और ये फिजिकल एसेट क्रिएट नहीं करते हैं, ये फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करते हैं, यानी कि शेयर्स खरीदे, सिक्योरिटीज खरीदी, इनको क्या बोलते हैं अपन? फाइनेंशियल एसेट्स। ये कौन सी है? बॉन्ड खरीदे, फाइनेंशियल एसेट्स। और फिजिकल एसेट मतलब आपने यहां पर प्रॉपर्टी खरीदी, आपने बिल्डिंग खरीदी, यानी कि आपका धंधा करने की नीयत है। यस भाई, क्यों खरीदेगा इधर आके बंदा? बिजनेस करना होगा तभी। एक दूसरी बात, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, यहां पर इसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है, जबकि शॉर्ट टर्म धंधा करना है तो लंबा समय के बारे में सोच रहे हैं। और एफपीआई शॉर्ट टर्म। डिफिकल्ट टू विड्रॉ, पैसा वापस निकालना बड़ा औखा है, बहुत मुश्किल है, जबकि इससे तो लगाया ही शॉर्ट टर्म के लिए जाता है, तो जब मर्जी निकालो और भग लो। भाई स्टॉक एक्सचेंज में बैठकर क्लिक मारा, पैसा आपका। और प्रॉपर्टी तो कब बिकेगी कब नहीं बिकेगी ये समस्या लगती है, समय लगता है। नेक्स्ट, डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड वेजेस, बहुत बढ़िया। जो एफडीआई का है उसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट से, लेबर वेजेस से। क्यों? क्योंकि धंधा करने यहां आ रहे हैं वो, तो यहां के लोगों को काम पर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चाहे जैसे अमेजोन है, अमेजोन का काम क्या है यार? ऑनलाइन है, सब सब क्लिक करो इधर से उधर, लेकिन फिर भी डिलीवरी बॉय तो इंडिया के ही हैं, अमेरिका से थोड़ी मंगा रखे हैं उन्होंने। तो इसका सीधा सीधा समझ, तो ये क्या है? एफडीआई तो है, और क्या है? इनके अपने अपने ये जगह खरीद खरीद के ऑफिसेस डाल रहे हैं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, सब लोग क्या है? ये भारत भारत के बाहर की कंपनियां हैं। इधर इन्वेस्टमेंट तो एफडीआई तो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, तो क्या है? क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं यार। तो कभी भी एफडीआई 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 जो न्यूज में सुनते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, अब से ये होता है एफडीआई। लगता है ना कि पता नहीं क्या चीज होगी, अपने क्या समझ, तो समझो। डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, अच्छा इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, आप तो शेयर्स खरीद के बेच के खेल कर रहे हो, तो आपका कोई लेना देना नहीं है भारत में रोजगार हो या उस लेबर और वेजेस से, कोई डायरेक्ट इंपैक्ट आपका नहीं पड़ता उस पर। नेक्स्ट, एंड्यूरिंग इंटरेस्ट एंड कंट्रोल इन मैनेजमेंट, इसमें आपकी चाहत क्या होती है? कि मैनेजमेंट पर हमारा कंट्रोल रहे, मैनेजमेंट में इंटरेस्ट होता है। जबकि एफपीआई का कंट्रोल, और जैसे अपन ने बोला ना ए लिमिटेड के 60% शेयर होल्ड किए, कोई कंट्रोल क्या बोलते हैं, एक एक कंट्रोल भी किसी और, या डिसीजन मेकिंग अगर किसी और के पास नहीं रखना चाहते तो 100% फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी भी कर देते हैं। यहां पर ये कंट्रोल करना इनका उद्देश्य होता है। जबकि नो अबाइंडिंग इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, इसका कोई लेना देना नहीं है कंट्रोल करने का, धंधा करने की सोच ही नहीं है। सिक्योरिटीज हेल्ड, ये सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, क्यों? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब महत्वपूर्ण प्रभाव होना चाहिए। 5% शेयर्स खरीदे, क्या अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा कंपनी पे? कोई पूछेगा भी नहीं। 60 ले लिए यार, तुमको ही सलाम है, बस कंट्रोल करना चाहते, धंधा करना चाहते, इसके लिए। तो सिक्योरिटी अगर खरीद रहे हैं तो किस लिए? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, मैनेजमेंट के ऊपर आपका कंट्रोल रहे।
और ये साइड सिक्योरिटी इसलिए होल्ड कर रहे हैं, प्योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इनका सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, इनको मैनेजमेंट पे कंट्रोल करने का कोई जरूरत नहीं है, कोई मन नहीं है। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, एफ पी आई। एफ डी आई और एफ पी आई में फर्क अगर क्लियर है तो दो क्वेश्चन बनता है इन पे से। क्लियर है क्या? तो एफडीआई अभी बहुत सारा मॉरिशस से आ रहा है, मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम, चलो। मॉरिशस से बहुत सारा पैसा आता है अपने देश में। तो मैं आपको एक समय दे दूं ये लिखने के लिए, तो पहले आप ये लिख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलो, चलो लिख लो, लिख लो। इसको फर्स्ट पॉइंट दे देना। यहां पर आप कर रहे हो ना क्या, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स में फर्स्ट पॉइंट दे दो, इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ, ये लिख लो पहले। इसको फर्स्ट पॉइंट दे दो, इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ, इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, स्टॉक एंड सिक्योरिटीज एंड एफडीआई। ये लिखने के बाद फिर वो लिख लेना, ठीक है? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ अपन बाद में देखते हैं। ये लिख लो। ऑनलाइन चलता है, लिख लोगे तो अंगूठा दे देना फटाफट। ये लिख चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो अब ये एफ डी आई एफ पी आई बड़ा करने की जरूरत तो नहीं है, इतना ठीक है। चलो ये फोटो बना लो।
जो 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 लोग रिकॉर्डेड देख रहे होंगे वो लोग क्या करेंगे कि पॉज करके भी लिख सकते हैं, है ना। और आप लोग तो लिखो भाई, पॉज करके भी लिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं अभी। कितने पॉइंट्स हो गए? 2-3 हो गए। अरे बहुत बढ़िया। तो चाहिए क्या? ओके ठीक है, लिखिए। चलो जी। चलो जितने लोग लिख चुके हैं वो लिखें डन, DONE, डन। ऑनलाइन ऑनलाइन बच्चे लोग फिर आगे बढ़ेंगे। और अपन, तुम तो लिख चुके हो ना, तुम तो बता सकते हो मेरे को फेस टू फेस। डन, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो लिख चुके हैं उन्होंने फर्स्ट पॉइंट डाला है क्या? FDI और FPI से इन्वेस्टमेंट से कैपिटल का मूवमेंट इंडिया में, ये डाला, ये लिख चुके हैं। अरे इधर कितने लोग बाकी है लिखना? कौन सा पॉइंट चल रहा है? लास्ट चल रहा है, ओके लिखो 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 लिखो। अरे रे 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 रे, काले कूद पड़ा रे मेला, बिना साइकिल पंचर कर लायो। शासन जीतेगी आज। अरे यार जीतेगी। हाँ पिंक यार। पिंक पैराडाइज जीतेगा आज। गुलाबी पर। अरे चल। हेलो। लखनऊ में मैच है तो वो अदब से हारते हैं। अरे नहीं। चलो, तो मैं मान के चलो लिख चुके हैं। आपने क्या लिखा था यहां पर? फर्स्ट पॉइंट डाला इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ FDI एंड FPI। FDI FPI क्लियर है, बराबर है। सेकंड पॉइंट लिखो डिपॉजिट्स फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियन। सेकंड पॉइंट लिख दो डिपॉजिट्स फ्रॉम, सेकंड पॉइंट लिख दो डिपॉजिट्स फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियन, NRI, थ्रू NRE बैंक अकाउंट, थ्रू NRE बैंक अकाउंट, थ्रू NRE बैंक अकाउंट। ब्रैकेट्स में लिख देना नॉन रेसिडेंट थ्रू NRE। अरे लिखना बहन, लिखा तो ब्रैकेट में लिख, ब्रैकेट में लिख नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, यहां पे ब्रैकेट में लिख दो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल बैंक अकाउंट। ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका। पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, इसके ऊपर डिस्कशन हम करते हैं एक ब्रेक के बाद।
तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद करेंगे चर्चा। पेन टूटना चाहिए। चलो, तो कल कितने बजे मिलने वाले हैं अपन? कल 9 बजे। कल का सेम टाइम, कल सेम टाइम पे मिलो। सेम टाइम अपन सेम सेम चीजें स्टार्ट करते हैं, सेम सेम चीजें खत्म करेंगे। और कल जैसे आज जा रहे हैं वैसे ही कल मिलते हैं, ठीक है? यस। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे कल। बाय बाय, ऐश करो। ब्रेक बेटा कल तक है। वो एक्चुअली क्या है कि मैंने इसको गलती से बोल दिया ब्रेक। ठीक है, चलो। आपको ब्रेक ही लगेगा बिल्कुल ना, सेम शर्ट पहन के आऊंगा मैं, ठीक है? तो ब्रेक ही